बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 15 जो कि चैप्टर 13 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज के लेक्चर में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस किस फॉर्मेट पे आपको एमसीक्यू आ सकता है। तो बहुत ध्यान से लेक्चर को सुनिएगा, एक्टिवली सुनिएगा, कोई पॉइंट रह भी जाए तो डिस्कस कर लीजिएगा। आपको ऑफिशियल नंबर हमारे यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से प्रोवाइड कर दिए गए हैं। बेटे स्टार्ट करते हैं हम करंट के डेफिनेशन से। करंट जो है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस के लिए आप करंट का वर्ड यूज़ करते हैं। जितना चार्जेस का फ्लो रेट होता है उसको आप करंट कहते हैं। करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला होता है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। अगर तो चार्जेस का फ्लो रेट ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली करंट भी ज़्यादा होगा, अगर चार्जेस का फ्लो रेट कम होगा तो करंट भी कम होगा। करंट का यूनिट एम्पेयर है जो कि कूलम पर सेकेंड के इक्वल आता है। उसके बाद चार्ज का जो फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। ये चार्ज को फाइंड आउट करने का फार्मूला है कि कभी भी आपने चार्ज निकालना है तो आप इस फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने इससे रिलेटेड फर्स्ट एमसीक्यू डिस्कस किया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कॉलम चार्जेस आर, कि वन कॉलम चार्जेस के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया जाता है कि वन कॉलम चार्ज में आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो देखो इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, ये वाला जो एमसीक्यू है मैं इधर ही सॉल्व कर देता हूँ ताकि आप बच्चे इसको इजीली देख लें। देखिए चार्ज का फार्मूला है प्लस माइनस एन। ये चार्ज का आपके पास सिंपलेस्ट फार्मूला। अगर आप इसमें वैल्यूज लगाएं, देखिए क्यू की जगह मैं वैल्यू लिखूंगा वन कॉलम इज इक्वल टू एन एज इट इज आ जाएगा, और ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। अगर आप यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके पास आएगी 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ से जब आप n को सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 6.25 इंटू 10⁻18। तो ये आपके पास इसका राइट ऑप्शन होगा कि अगर वन कॉलम चार्ज के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाएंगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 आएंगे। तो राइट ऑप्शन इसका आपके पास बीटा ऑप्शन 6.25 इंटू 10⁻18। उसके बाद देखें क्योंकि करंट जो है वो चार्जेस का स्लोप है, चार्जेस का रेट है। अगर मैं चार्जेस का स्लोप लेता हूं, देखो चार्ज को मैंने वाई एक्सिस के लॉन्ग रखा, टाइम को मैंने एक्स एक्सिस के लॉन्ग रखा और डिफरेंट टाइप्स की मैंने कर्व्स प्लॉट की, ड्रॉ की। अब मैं हर कर्व को डिस्कस करूंगा। जैसे पॉइंट 1 की कर्व देखो, पॉइंट 1 के ऊपर स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब यह है कि करंट भी कांस्टेंट होगा, करंट की वैल्यू 0 होगी। पॉइंट 1 पे देखो कि कोई स्लोप नहीं है, स्लोप में चेंज ही नहीं आ रहा। अगर स्लोप ही नहीं है मतलब ढलवान ही नहीं है, चेंज ही नहीं है, तो करंट 0 होगा। इसी तरह से अगर मैं पॉइंट 2 को डिस्कस करता हूं तो पॉइंट 2 देखो पहले इंक्रीजिंग है लेकिन लास्ट में इसकी वैल्यू डाउनवर्ड जा रही है, डिक्रीजिंग। तो पॉइंट 2 के लिए मैं ये कहूंगा कि पॉइंट 2 में जो स्लोप है वो डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब जो करंट है वो भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि जिसकी स्लोप इंक्रीज करती है उसका करंट इंक्रीज होता है, जिसकी स्लोप डिक्रीज करती है उसका करंट डिक्रीज करता है। पॉइंट 3 पे देखें, पॉइंट 3 पे हर पॉइंट के ऊपर जो स्लोप है वो आपकी कांस्टेंट है। हर पॉइंट के ऊपर आप किसी पॉइंट पे भी स्लोप ले लें। पॉइंट 1 तो रेस्ट स्टेट में आ गया ना, पॉइंट 3 एक यूनिफॉर्म है, यानी कि हर पॉइंट के ऊपर कांस्टेंट। इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर जो करंट है उसकी वैल्यू भी आपके पास कांस्टेंट ही होगी। जो पॉइंट 4 है, पॉइंट 4 पे देखिए कि कर्व अपवर्ड जा रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब पॉइंट 4 के केस में जो स्लोप है वो इंक्रीज हो रही है तो करंट भी इंक्रीज होगा। तो ये करंट से रिलेटेड चीजें थी कि आप ग्राफ से भी करंट को डिस्कस कर सकते हैं। आप ग्राफ से भी बता सकते हैं कि किस पॉइंट पे स्लोप इंक्रीज हो रही है तो करंट इंक्रीज होगा, किस पॉइंट पे स्लोप डिक्रीज हो रही है तो करंट डिक्रीज होगा। ये अभी तक की चीजें थी जो मैंने आप लोगों से डिस्कस की। अब आप आ जाएं करंट की टाइप्स के ऊपर। करंट की दो तरह की आप लोग टाइप्स लेते हैं, एक इलेक्ट्रिक करंट होता है और एक आपके पास कन्वेंशनल करंट। एक ऐसा करंट जो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा उसको आप इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, एक ऐसा करंट जो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है उसको आप कन्वेंशनल करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा अगेंस्ट द फील्ड होता है, फील्ड की डायरेक्शन के अगेंस्ट, और कन्वेंशनल करंट हमेशा टुवर्ड्स फील्ड होता है। टुवर्ड्स फील्ड का मतलब ये है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव से नेगेटिव, कन्वेंशनल करंट भी पॉजिटिव से नेगेटिव, इन दोनों की डायरेक्शन से। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये एंटी आएंगे एक दूसरे के, 180 डिग्री पे ऑपोजिट होंगे। ये वो चीज़ें हैं जो जनरल मैंने आपसे एक डिस्कशन की इस चैप्टर से रिलेटेड, स्टार्ट मैंने इस डिस्कशन से की।
नेक्स्ट है, प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर। देखिए आपको टीचर्स यही पढ़ाते थे कि बेटे अगर आपके पास एक मेटेलिक कंडक्टर है, इसमें नंबर ऑफ चार्जेस होंगे जो कि आपस में कोलाइड करते हैं, आपस में कोलाइड करते जाते हैं चार्जेस, और हमेशा जब भी आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं की होती तो चार्जेस जो हैं जितने लेफ्ट से राइट जाते हैं उतने राइट से लेफ्ट आते हैं, करंट जीरो होता है। अगर 100 चार्जेस लेफ्ट से राइट गए हैं तो 100 ही राइट से लेफ्ट आएंगे, जो आपके पास रिजल्टेंट है चार्जेस का वो हमेशा जीरो होगा, कि जितने चार्जेस लेफ्ट से राइट जा रहे हैं उतने राइट से लेफ्ट आएंगे, जो करंट का रिजल्टेंट है वो जीरो होगा। फिर आपको टीचर्स कहते थे कि अगर आप इसके साथ बैटरी अटैच कर देते, देखो कंडक्टर के साथ मैंने बैटरी अटैच कर दी, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव, अब पार्टिकल जो हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो फील्ड के अगेंस्ट मूव करेंगे। तो जब भी आप किसी बैटरी के साथ किसी कंडक्टर के साथ बैटरी अटैच कर देते हैं, पार्टिकल फील्ड के अगेंस्ट मूव करते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स, इस केस में जो वेलोसिटी होती है उसको आप बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सुन ले दोबारा, जब भी पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करते हैं उस केस में जो वेलोसिटी होगी उसको आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फार्मूला होता है आपके पास I/NA/Q। ये आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जनरल रिलेशन। I चूंकि V/R के इक्वल होता है, देखिएगा जरा, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बना लूँ, I की वैल्यू होती है V/R। अगर मैं इसको इक्वेशन 2 बनाता हूँ, मैं इक्वेशन 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी V/R मल्टीप्लाई बाय NA/Q। ये आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, V पोटेंशियल, R डिस्टेंस, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, N A एरिया, और Q जो है वो इसका चार्ज है। तो अभी तक के टॉपिक में जस्ट हमने करंट की डेफिनेशन, उसकी स्लॉप, उससे रिलेटेड MCQ और करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर को डिस्कस किया। नेक्स्ट है हमारे पास सोर्सेज ऑफ करंट, के सोर्सेज ऑफ करंट कितनी तरह के होते हैं। तो सोर्स ऑफ करंट को अब हम डिस्कस करते हैं कि सोर्स ऑफ करंट क्या है, या सोर्स ऑफ करंट में क्या चीजें हैं। सोर्स ऑफ करंट में देखिए हर वो चीज सोर्स होती है जो करंट, जो फाइनल रिजल्ट आपके पास हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ले आए। जैसे बुक में उसे ये समझाने की कोशिश की है कि अगर आपके पास एक वायर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो चार्जेस पहले ए से बी की तरफ जाएंगे, फिर बी से ए की तरफ आएंगे। जब तक आप इसमें कोई प्रॉपर सोर्स या पोटेंशियल नहीं लगाएंगे, ये चार्जेस रैंडमली मूव करते जाएंगे, और जैसे ही आप इस पर कोई परमानेंट सोर्स लगाएंगे ये चार्जेस मूव करना शुरू हो जाएंगे। देयर आर मैनी सोर्सेज। जैसे आप सेल की बात करते हैं, सेल जो है वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी तरह अगर आप जनरेटर की बात करें तो जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। E.E का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस तरह आप अगर थर्मोकपल की बात करते हैं, थर्मोकपल कह लें, जो कि हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी तरह से अगर आप सोलर पैनल की बात कर लें, सोलर पैनल वो भी एक सोर्स है। सोलर पैनल क्या करता है कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ करंट, ये सारे के सारे करंट के सोर्सेज हैं जो फाइनल रिजल्ट देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में लेके आ रहे हैं। तो फर्स्ट जो सोर्सेज ऑफ करंट में फर्स्ट इफेक्ट है, क्योंकि इसमें 3 तरह के इफेक्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, जो फर्स्ट इफेक्ट है उसको आप लोग कहेंगे इस केस में हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? देखिए जब भी आप किसी वायर में से करंट को पास करते हैं तो करंट के पास करने की वजह से पार्टिकल्स में कोलिजन होती है, पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाता है। आपको टीचर्स ने एफएससी में यही चीज़ें बताई होंगी कि जब भी आप किसी भी वायर में से करंट को पास करते हैं तो करंट के पास करने की वजह से पार्टिकल्स की वाइब्रेशंस जो हैं वो इंक्रीज करेंगी, पार्टिकल्स में कोलिजन ज़्यादा होंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ कोलिजन कह लें वो इंक्रीज हो जाएगा। और जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड ऑफ कोलिजन इंक्रीज होता जाएगा, इसका मतलब ये है कि हम कहेंगे कि उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, हीटिंग इफेक्ट जनरेट हो जाएगा। हीटिंग इफेक्ट को आप ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास I² RT, ये इसका फॉर्मूला।
ये फॉर्मूला आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हीट जो है ये आई स्क्वायर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप इसकी रेशो बनाएंगे तो ये आपके पास इस तरह से आएगा H1/H2 इज इक्वल टू I1 स्क्वायर ओवर I2 स्क्वायर। ये हीटिंग इफेक्ट की जनरलाइज फॉर्म। अगर आप करंट को डबल करेंगे तो हीटिंग इफेक्ट जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। ये फॉर्मूला हमें ये बता रहा है। इसी तरह से मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं कि W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। हीट कह ले, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, आप उसको वर्क भी लिख सकते हैं, W भी कह सकते हैं। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर A बनाता हूं, एक पावर का फार्मूला होता है जो हम बार बार पढ़ते हैं, I स्क्वायर R, ये एक पावर का फार्मूला है। इसको आप इक्वेशन B बना लें। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इक्वेशन B को A में सब्स्टिट्यूट करें, अगर आप B को A में इस केस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आ जाएगा W इज इक्वल टू P क्रॉस T। ये आपके पास इस तरह से भी आप वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं। ये सारे फार्मूलाज आपको पता हो। इसमें मेन चीज़ जो है वो हीटिंग इफेक्ट का I स्क्वायर RT फार्मूला, और इसकी जगह आप P भी लिख सकते हैं। आप W की जगह हीट भी लिख सकते हैं, मीन्स कि Q भी लिख सकते हैं। आप W लिखते हैं, Q लिखते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए। देयर आर मैनी एग्जांपल्स। आप कहते हैं इलेक्ट्रिक केटल से लेके इलेक्ट्रिक आयरन, ये सारी की सारी जो हैं वो हीटिंग इफेक्ट की एग्जांपल्स हैं। देयर आर मैनी एग्जांपल्स। अगर हम इसको डिस्कस करेंगे तो इलेक्ट्रिक केटल की आप एग्जांपल ले लें। इलेक्ट्रिक केटल भी हीटिंग इफेक्ट की एग्जांपल है। इसी तरह से आप इलेक्ट्रिक आयरन की एग्जांपल ले लें। इसी तरह से आप इलेक्ट्रिक टोस्टर की एग्जांपल ले लें। ये सारी की सारी जो है वो इसकी एग्जांपल है। सेकंड है हमारे पास जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है या उसका क्या मेन पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, किसी भी जगह पे आप करंट को पास करते जाएंगे, करंट के पास करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। जितना करंट ज़्यादा होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, जितना करंट कम होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगी। तो हमेशा याद रखें कि करंट के पास करने की वजह से जितना ज़्यादा करंट पास हम करेंगे, गुजारते जाएंगे, उतनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती जाएगी। इसकी डिपेंडेंस दो चीज़ों पर है। नंबर वन, जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट मीन्स के मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर करंट की वैल्यू आप इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट इंक्रीज होता जाएगा। अगर करंट की वैल्यू आप डिक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी डिक्रीज होता चला जाएगा। सेकंड, इसकी जो डिपेंडेंस है वो डिस्टेंस पे है। जो इसकी सेकंड डिपेंडेंस को अगर हम डिस्कस करें तो सेकंड है इसकी डिस्टेंस। मैग्नेटिक इफेक्ट हमेशा जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस r। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा इफेक्ट उतना कम होता जाएगा। आप डिस्टेंस जितना कम करते जाएंगे उतना उसका इफेक्ट ज़्यादा होता जाएगा। तो ये जनरल चीज़ें हैं जो मैंने, थर्ड है इसका केमिकल इफेक्ट, वो जस्ट एक दफ़ा पढ़ ही लीजिएगा, वो थ्योरेटिकल उसमें चीज़ें हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वो है जी कॉलम्स लॉ, और उसके बाद रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस। कॉलम्स लॉ में क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों ने पढ़नी है। कॉलम्स लॉ, इसमें ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ में देखिए, ये आप सब बच्चों को पता है कि करंट और पोटेंशियल एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब जितना ज़्यादा करंट की वैल्यू को इंक्रीज करते रहते हैं, पोटेंशियल उतना ज़्यादा इंक्रीज होता रहता है। आप इसको V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों ही सही हैं। अब ज़रा सुनिएगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। जब आप इसको सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करेंगे, इक्वालिटी का साइन आएगा, साथ में आ जाएगा कांस्टेंट और I। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे इक्वालिटी का साइन, साथ में कांस्टेंट, और इधर आ जाएगा V। इसका मतलब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू IR। यहाँ पे जो R है आपके पास ये कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट के लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस। इसी तरह अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे कांस्टेंट आपके पास 1/R, और ये V एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये आप दोनों तरह से फार्मूलाज, ये डिपेंड करता है। मतलब देखो, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I में कांस्टेंट आ रहा है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V में जो कांस्टेंट है वो 1/R। अगर मैं इसको इधर ले आता हूँ तो ये फार्मूला भी इसी तरह से बन जाता है, V इज इक्वल टू IR।
रेजिस्टेंस का आप सबको यूनिट पता है कि इसका यूनिट जो है वो ओहम होता है, और 1 ओहम इक्वल होगा 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पेयर। ये 1 ओहम की वैल्यू आपके पास। अब ना मैं रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन डिस्कस करता हूँ, उसी में ब्रांच करंट के जब क्वेश्चन होंगे तो हमला उसी में हम कवर करेंगे। रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन कितनी तरह के होते हैं? देखिए आप सबको पता है 2 तरह के ही कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस के, एक आपके पास सीरीज और एक आपके पास पैरेलल। तो दोनों कॉम्बिनेशंस को कैपेसिटर की तरह हम यहां पे भी डिस्कस करते हैं। नंबर 1 सीरीज कॉम्बिनेशन, नंबर 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए अगर आप रेजिस्टेंस को एक ही लाइन में अटैच कर देते हैं कि रेजिस्टेंस सारी की सारी एक ही लाइन में है, अगर आपने इस तरह से किया, एक ये रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस और एक ये रेजिस्टेंस, और नीचे आप इधर बैटरी लगा दें, तो इस केस में इसको आप R1 कह लें, इसको आप R2 कह लें, इसको आप R3 कह लें। जब भी रेजिस्टेंस को आप सीरीज में लगाते हैं तो सीरीज में हमेशा आपको पता है करंट की वैल्यू सेम होती है, कांस्टेंट होती है। सेम कह लें कि सीरीज के अंदर करंट हमेशा सेम और वोल्टेज जो है वो हमेशा डिफरेंट होगा। अगर आप इसको एक ही लाइन में लगाते हैं, मीन्स के सीरीज में लगाते हैं, तो सीरीज में R इक्विवेलेंट का फार्मूला होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सो ऑन Rn तक आप इसे यूज करें जनरलाइज फॉर्म में। अगर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, फॉर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, तब आपने यूज करना है फार्मूला R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू N इंटू R। ये आइडेंटिकल रेजिस्टेंस के लिए आप फार्मूला यूज करते हैं। इसी तरह अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आप ऊपर नीचे रेजिस्टेंसेस को लगाते हैं। एक रेजिस्टेंस ये है, एक आपके पास ये रेजिस्टेंस है, और थर्ड रेजिस्टेंस आपके पास इसको आप R1 कह लें, इसको आप R2 कह लें, इसको आप R3 कह लें। अगर ये आपके पास रेजिस्टेंसेस हैं और यहाँ पे आप नीचे बैटरी लगा देते हैं, तो पैरेलल के केस में फार्मूला होता है 1 ओवर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। ये सारे फार्मूलाज आपको पता होना चाहिए। अगर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स है, अगर हम कहते हैं फॉर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, आइडेंटिकल रेजिस्टर्स के केस में आप यही फार्मूला इस तरह से लिखेंगे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R बाई N। ये आइडेंटिकल रेजिस्टर्स का फार्मूला। तो ये शॉर्टकट आपको सारे इसके पता होने चाहिए कि अगर आइडेंटिकल है सीरीज में तो N इंटू R, अगर आपके पास पैरेलल है तो R ओवर N। R का मतलब किसी एक की रेजिस्टेंस और N का मतलब है टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए सीरीज और पैरेलल की। उसके बाद अब इससे रिलेटेड हम MCQs डिस्कस करते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि 3 रेजिस्टेंसेस, अब रेजिस्टेंस के डिफरेंट MCQ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि इसमें आपको किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, फिर ब्रांच करंट को करते हैं हम सॉल्व। अगर हम ये कहते हैं कि आपके पास 3 रेजिस्टर्स हैं और आप उसको एक ट्रायंगल में लगाते हैं, ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, मीन्स कि एक ट्रायंगल में आप लगाते हैं। 3 रेजिस्टेंस आपके पास, आप उसे ट्रायंगल में लगाते हैं, देन R इक्विवेलेंट कितनी होगी? हर एक की वैल्यू 1 ओहम ले लो, हर रेजिस्टेंस 1 ओहम की। आप इसकी डायग्राम इसी तरह से बनाएंगे। ये भी आपके पास 1 ओहम, ये भी आपके पास 1 ओहम, ये भी आपके पास 1 ओहम। क्वेश्चन ये है कि आपके पास 3 रेजिस्टेंसेस थी, उसको आपने ट्रायंगल में लगाया और हर एक की R इक्विवेलेंट, टोटल आप R इक्विवेलेंट बताएं। देखिए जब आप ट्रायंगल बनाते हैं तो ये दोनों सीरीज में होते हैं, आमने सामने। ट्रायंगल में हमेशा 2, कहीं से भी आप स्टार्ट कर लें, यहाँ से कर लें, यहाँ से कर लें, यहाँ से कर लें, ट्रायंगल में हमेशा 2 सीरीज में होंगे और एक पैरेलल में होगा। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये दोनों सीरीज में लेंगे आप, तो R इक्विवेलेंट आपके पास आएगा 2 ओहम। ये दोनों इसके साथ पैरेलल, तो आप इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे, 1 ओवर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस 1/2। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/2। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास होगी 2/3 ओहम। इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। उसके बाद मैं कहता हूँ अगर आपको एक MCQ डिस्कस किया जाए कि ये कहा जाए कि आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो है 32 ओहम, आपके पास कोई रेजिस्टेंस है 32 ओहम, आपने इसको डायमेट्रिकली
बेंट इनटू सर्कल, आपने इसको सर्कल में डायमेट्रिकली बेंट करवा दिया, मतलब आपके पास 32 ओम की रेजिस्टेंस है, आपने उसको बेंट किया और सर्कल बना दिया। अब बताओ कि हर साइड की रेजिस्टेंस कितनी आएगी। ये मैं डायग्राम से समझाता हूँ आपको कि आपके पास एक रेजिस्टेंस थी जिसकी एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस 32 ओम है, आपने इसको सर्कल में बेंट किया। अब बताओ हर साइड की रेजिस्टेंस कितनी होगी। ऑप्शन आपके पास इस तरह से हैं। अल्फा ऑप्शन आपके पास 8 ओम, बीटा ऑप्शन आपके पास 16 ओम, चार्ली ऑप्शन आपके पास 24 ओम और डेल्टा ऑप्शन आपके पास 32 ओम। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? देखिए, अगर आपने इसको सर्कल में बेंड किया, एक वायर थी उसको आपने सर्कल में बेंड करवा दिया, तो ये सर्कल आप बनाएं, ये वायर है, ये डायमेट्रिकल, इसको आप ए कह लें, इसको आप बी कह लें। अगर टोटल रेजिस्टेंस आपके पास 32 ओम थी, जब आप इसको सर्कल में बेंड करवाओगे तो ऊपर भी 16 ओम चली जाएगी, नीचे भी 16 ओम चली जाएगी, क्योंकि ऊपर और नीचे वाला हिस्सा देखो, ऊपर भी सेमी सर्कल बन रहा है, नीचे भी सेमी सर्कल बन रहा है, आधी रेजिस्टेंस ऊपर और आधी रेजिस्टेंस नीचे। अब दो तरीके से सॉल्व करने के, पहले तो ये कॉन्सेप्ट याद रखें कि अगर आप किसी रेजिस्टेंस को सर्कल में बेंड करेंगे तो हाफ ऊपर चली जाएगी, हाफ नीचे आ जाएगी। देखो ये दोनों आपस में पैरेलल में, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये ऐसे आएगा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/16 प्लस 1/16। आप इसका एलसीएम ले लें, 16 एलसीएम आएगा, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये आपके पास होगा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/16। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8 ओम, क्योंकि आर जब आप 16 को ऊपर लेके जाएंगे तो 8 ओम वैल्यू आ जाएगी। एक तरीका तो ये है सॉल्व करने का कि कभी भी वो आपको कहे कि हमारे पास एक वायर थी, उसकी इतनी रेजिस्टेंस थी, हमने उसको सर्कल में डायमेट्रिकली बेंड करवा दिया, तो बताएं कि उसकी रेजिस्टेंस डायमेट्रिकली कितनी होगी उसके अलोंग, ए बी के अलोंग, जैसे मैं ए और बी पॉइंट के अलोंग कितनी रेजिस्टेंस हो। इसके शॉर्टकट याद रख लें। इस तरह का कभी भी आपको क्वेश्चन आए, आपने इस तरह के क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट क्या यूज करना है, ये जरा सुन लें। कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, आप इसका डायरेक्ट शॉर्टकट यूज करें, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड आपके पास ये है कि आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r/4। हमेशा आप इस तरह से ये फार्मूला लगाएं, आंसर आ जाएगा। कभी भी आपको वो कहे डायमेट्रिकली बेंड किया और इस तरह का अगर क्वेश्चन है, ये फार्मूला यूज करें, आंसर आ जाएगा। देखो इस केस में क्या करोगे, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, आर की वैल्यू कितनी थी 32, 32 को आप 4 पे डिवाइड कर लें तो आपके पास आंसर इसका 8 ओम आ जाएगा। तो इस केस, दोनों केसेस में जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास अल्फा है। तो बेशक फर्स्ट इस तरह सॉल्व कर लो या सेकंड फार्मूला आप यूज कर लो, शॉर्टकट यूज कर लो, आंसर सेम आएगा। इससे रिलेटेड एक और एमसीक्यू हम करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। सम टाइम ना वो व्हीटस्टोन ब्रिज एक बना के दे देता है, वो कहता है कि आपके पास सपोज करो वो 4 रेजिस्टेंसेस लगा दे, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, इसी तरह एक रेजिस्टेंस यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस। ये एक व्हीटस्टोन की शेप आ गई। मैं कहता हूँ ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है और ये भी 10 ओम है और ये भी 10 ओम, सबकी वैल्यू 10 ओम है। अब वो कहता है कि डायमेट्रिकल मीन्स कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसके लॉन्ग आर इक्विवेलेंट बताएं अक्रॉस ए बी। आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी आपने फाइंड आउट करनी क्या होगी। अगर कभी भी आपको व्हीटस्टोन बन के आए और दरमियान, ये याद रखें कि अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज बनाओ, व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस और ये दोनों रेजिस्टेंस देखें इक्वल है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है कि आपको एक व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म में क्वेश्चन आ गया, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। एक तो तरीका ये है कि इसको आप लॉन्ग तरीके से सॉल्व करें या शॉर्टकट याद रख लें। एक तरीका ये है कि देखो इन दोनों को आप, दो को आप सीरीज में लो, फिर अगली दो को आप सीरीज में लो। ऊपर वाली दो सीरीज में लोगे तो 20 ओम आएगा, नीचे वाली दो सीरीज में लोगे तो तब भी 20 ओम आएगा, क्योंकि टोटल 4 रेजिस्टेंसेज हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं। अगर आप 2 को सॉल्व करते हो 20 ओम, इन 2 को सॉल्व करते हो 20 ओम। आपस में ये पैरेलल में है, आपस में ओवरऑल पैरेलल। जब आपस में ये पैरेलल में होंगी तो आप ऐसे सॉल्व करोगे 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20। तो ये आ जाएगा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/20। तो r इक्विवेलेंट की आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10 ओम। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पूछते हैं सर ये दरमियान वाली रेजिस्टेंस कहाँ पे जाएगी। हमेशा याद रखो व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में दरमियान वाली रेजिस्टेंस को आपने डिस्कार्ड कर देना है, ज़ाया कर देना है, इसको आपने यूज़ नहीं करना।
जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज आएगा दरमियान वाली रेजिस्टेंस को आपने यूज नहीं करना, इसको आपने ज़ाया कर देना। तो एक तरीका तो ये है कि दो को सीरीज में लो और आपस में पैरेलल में लो, सॉल्व कर लो। या दूसरा तरीका ये है कि अगर सारी की सारी रेजिस्टेंसेस आपस में इक्वल हैं और व्हीटस्टोन ब्रिज उसने लाइक बनाया हुआ है, तो किसी एक साइड का आंसर जो है वो रिजल्टेंट आंसर होगा। देखो किसी एक साइड का आंसर कितना है 10, इसका आंसर भी कितना आ रहा है 10। तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको व्हीटस्टोन ब्रिज बना के दे दे और कहे कि किसी एक साइड की रेजिस्टेंस बताएं, टोटल इसके आर इक्विवेलेंट निकालें डायमेट्रिकली, तो आपने इसको सॉल्व करने की बजाय किसी एक साइड की रेजिस्टेंस के इक्वल आंसर उसका बता देना है, वो उसका राइट ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड देयर टेम्परेचर डिपेंडेंस। के रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर डिपेंडेंस में क्या क्या वो जरा सुन लें। आपको टीचर्स ये बताते थे कि बेटे रेजिस्टेंस हमेशा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस हमेशा कोई भी वायर है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना कम होगा उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। ये फार्मूलाज आपको टीचर पढ़ाते हैं कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ, कंबाइनिंग 1 and 2, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए। इसका मतलब ये आपके पास वैल्यू होगी आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। रो यहाँ पे कांस्टेंट है, रो को हम यहाँ पे कह रहे हैं कांस्टेंट। अगर आप यहाँ से रो की वैल्यू निकालते हैं तो रो की वैल्यू आपके पास होगी आर इंटू ए ओवर एल। ये रो की वैल्यू आपके पास आएगी। रो इज कांस्टेंट, इसको आप इसके लिए कांस्टेंट का वर्ड यूज कर लें, इसको आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह लें, इसको आप रेजिस्टिविटी कह लें, तीनों वर्ड इसके लिए यूज होते हैं। इसको आप रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं, रेजिस्टिविटी भी होती है। अब देखो मैं इससे रिलेटेड डिफरेंट एमसीक्यूज अब डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट एमसीक्यू में मैं कहता हूँ मेरे पास एक वायर थी, उसकी लेंथ को मैंने डबल कर दिया। जस्ट मेरे पास एक वायर थी, उसकी लेंथ को मैंने डबल कर दिया। अब बताओ रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा। अगर सिंपली कहा जाए कि एक वायर है उसकी लेंथ को आपने डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा, तो सिंपल आपने फॉर्मूला ये यूज करना है इस तरह के क्वेश्चन में कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अगर आपने लेंथ को डबल किया तो रेजिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, डबल। ये पहला सिंपल जनरल कॉन्सेप्ट है कि अगर लेंथ डबल करते हो तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस भी क्या हो जाती है, डबल। इसका मतलब पहले केस में आंसर होगा डबल। आपने लेंथ को डबल किया तो रेजिस्टेंस भी डबल होगी। अब मैं सेकेंड एमसीक्यू डिस्कस करता हूं। मैं कहता हूं कि आपके पास एक वायर है, उसकी जो आपके पास लेंथ है वो है जी, या आपने एक वायर की लेंथ को, मैं इस तरह से इसकी प्रॉपर स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि अ वायर ऑफ लेंथ L is stretched in such a way that its length increases 3 times। वो आपको कह रहा है कि एक वायर थी, उसकी लेंथ L है, उसको मैंने स्ट्रेच किया और उसकी लेंथ को मैंने 3 टाइम इंक्रीज कर दिया। पहले जो इसकी रेजिस्टेंस थी वायर की वो आपके पास 4 ओहम थी। एक वायर है, उसकी रेजिस्टेंस 4 ओहम है, उसकी लेंथ L है, उसको मैंने 3 टाइम स्ट्रेच किया, मतलब उसकी लेंथ को 3 टाइम इंक्रीज कर दिया। अब रेजिस्टेंस क्या होगी, तो स्टेटमेंट इस तरह से है, वायर ऑफ अ वायर हैविंग रेजिस्टेंस 4 ओहम एंड हैविंग लेंथ L is stretched in such a way that its length is increases 3 times. Now its resistance becomes, अगर आप उसको 3 टाइम स्ट्रेच करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कितने टाइम इंक्रीज होगी। ऑप्शन में इसके यहां पे लिख रहा हूं, अल्फा ऑप्शन आपके पास 12, तो 3 टाइम उसने इंक्रीज किया। बीटा ऑप्शन है 24 ओहम, चार्ली ऑप्शन आपके पास 36 ओहम,
डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये जरा सुन लें कि वो कह रहा है कि वायर को लेंथ एल थी, आपने इसको 3 टाइम्स स्ट्रेच किया, स्ट्रेच, ये वो की पॉइंट है कि आप स्ट्रेच कर रहे हैं। सॉल्व किस तरह से करेंगे ऐसे क्वेश्चन को? देखो फार्मूला आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। अगर आप लेंथ उसकी 3 टाइम इंक्रीज कर देंगे तो ये आएगा आर इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय एल की जगह 3l, लेकिन एरिया ऑफ हो जाएगा जस्ट लाइक बबल गम। एक बबल गम है, जैसे सपोज अगर आप उसे ऐसे स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो उसकी जितनी लेंथ बढ़ती जा रही है उतना उसका एरिया जो है वो कम होता जा रहा है। हमेशा याद रखें अगर स्ट्रेचिंग का वर्ड यूज किया जाए तो जितनी आप लेंथ बढ़ाएंगे उतना एरिया आपने कम कर देना है। जितनी लेंथ इंक्रीज हो रही है उतना एरिया जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। अब देखें इस केस में क्या होगा, जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा आर डैश इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय रो एल ओवर ए। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो कितना टाइम इंक्रीज हो गई? 6 टाइम्स। रेजिस्टेंस 6 टाइम इंक्रीज हो गई। आपने इसको फर्दर सॉल्व कैसे करना है? आर डैश इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय गिवन रेजिस्टेंस कितनी थी? 4 ओहम। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करवाओ, आंसर कितना आ गया आपके पास? 24 ओहम। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपने ऐसे सॉल्व करना होता है। इस तरह के क्वेश्चन में इसका जो राइट ऑप्शन है वो 24 ओहम है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। थर्ड इसका फॉर्मेट ये है कि अगर आपको वो सिंपली ये कि मैं यहाँ पे एक और एमसीक्यू लिख रहा हूँ, वो अगर आपको कहता है कि आपने लेंथ को डबल कर दिया और एरिया को 1/4 कर दिया, अब बताओ रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट होगा? तो इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा याद रखें, वो जो मर्जी कर ले रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रखनी। रेजिस्टिविटी को चेंज नहीं करवाना आपने। रेजिस्टिविटी सिर्फ 2 चीज़ों की वजह से चेंज होती है, टेम्परेचर की वजह से और मटेरियल की नेचर की वजह से। जितनी मर्जी वो लेंथ बढ़ा ले, जितना मर्जी वो एरिया कम कर ले, हमेशा रेजिस्टिविटी जो है उसने कांस्टेंट रहना है। रेजिस्टिविटी पे किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं होगा। रेजिस्टिविटी की अब डिपेंडेंस की बात कर लेते हैं हम कि रेजिस्टिविटी की डिपेंडेंस किसके ऊपर है। अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टिविटी की डिपेंडेंस को डिस्कस करूं, रेजिस्टिविटी की डिपेंडेंस 2 पैरामीटर्स के ऊपर है। नंबर 1 जिसको आप बोलते हैं नेचर ऑफ मटेरियल, और नंबर 2 पे आपके पास टेम्परेचर। अदरवाइज रेजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होगी। ये याद रखें, सिर्फ ये 2 चीजें जो है रेजिस्टिविटी को चेंज करती हैं, अदरवाइज रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। एक और फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि एक होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट का फार्मूला आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट टी। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट अगर कभी आपको निकालने के लिए कहा गया है तो आप ये फार्मूला यूज करें, आंसर आ जाएगा। या एक टेम्परेचर कोफिशिएंट का ये भी फार्मूला होता है रो टी माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट टी। ये भी टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए आप फार्मूला यूज करते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। टेम्परेचर कोफिशिएंट भी 2 तरह के हैं। एक नंबर 1 है इसमें कैटेगरी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या होता है कि आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाती है। सेकंड है आपके पास नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में फर्क पता हो कि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। जी बेटा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पावर। देखिए पावर का आप सब बच्चों को पता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होगी? तो जाहिर है अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड डिस्कस करते हैं तो W/T की जो रेशियो है वही आपके पास पावर। फर्क ये है कि इसमें आप इलेक्ट्रिक पावर का वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को आप यूज कर रहे हैं। पावर के 3 तरह के फार्मूलाज टीचर आपको ड्राइव करवाते हैं। एक होता है P इज इक्वल टू VI, एक होता है P इज इक्वल टू I²R और एक होता है P इज इक्वल टू V²/R। ये तीनों फार्मूलाज आप बच्चों को पता है। ये जो फार्मूला है P इज इक्वल टू I²R, हमेशा याद रखें कि इसको आप यूज करते हैं सीरीज के लिए। ये सीरीज के लिए है। क्यों सीरीज के लिए? क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। ये वाला जो फार्मूला है P इज इक्वल टू V²/R, ये आप हमेशा यूज करेंगे पैरेलल के लिए, क्योंकि पैरेलल के केस में वोल्टेज सेम होता है। सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ये पैरेलल का फार्मूला है, ये सीरीज का फार्मूला है। सबसे इंपॉर्टेंट अब मैं आपसे चीज डिस्कस करने लगा हूं जिससे रिलेटेड पास पेपर में एमसीक्यू भी आए हैं, ब्राइटनेस। अगर आपको डिफरेंट पावर्स के बल्ब दिए हों और वो पूछे किसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है किसकी ब्राइटनेस कम है, वो आप कैसे चेक करेंगे?
याद रखें सीरीज के केस में, ये मैं सीरीज की बात कर रहा हूं, सीरीज के केस में पावर हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ब्राइटनेस के, हमेशा याद रखें सीरीज के केस में पावर हमेशा ब्राइटनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जो जितना बड़ा बल्ब है, जिसकी पावर जितनी ज़्यादा है उसकी ब्राइटनेस उतनी कम होगी। तो सीरीज में हमेशा पावर ब्राइटनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जो आपको अगर वो डिफरेंट बल्ब दे दे तो पूछे कि किसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है, जिसकी पावर जितनी कम होगी उसकी ब्राइटनेस उतनी ज़्यादा होगी। पैरेलल के केस में हमेशा ये भी याद रखें कि पैरेलल के केस में जो पावर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ब्राइटनेस के। जो बल्ब जिसकी पावर जितनी ज़्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस उतनी ज़्यादा होगी। ये दोनों फर्क आपने याद रखने हैं कि पैरेलल के केस में पावर और ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीरीज के केस में पावर और ब्राइटनेस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सीरीज में जितना छोटा बल्ब है उतनी, जितनी कम पावर है उतनी ब्राइटनेस ज़्यादा। पैरेलल में जितनी पावर ज़्यादा है उतनी ब्राइटनेस भी ज़्यादा होगी, जितनी पावर कम है उतनी ब्राइटनेस कम होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ईएमएफ। ईएमएफ आपको पता है एक सोर्स की एबिलिटी है। आप एक कोई सेल यूज़ कर रहे हैं, उसकी जितनी एबिलिटी है वो उसकी ईएमएफ है। हर चीज़ जीरो हो सकती है, ईएमएफ जीरो नहीं होती। आपको पता है एबिलिटी जीरो नहीं होती, आप किसी चीज़ की एबिलिटी को जीरो नहीं कहते। ईएमएफ एक सोर्स की एबिलिटी है, जो जितना ज़्यादा वर्क करवाने की एबिलिटी है उसको आप ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ के लिए फार्मूलाज टीचर आपको ये पढ़ाते हैं। जो करंट का फार्मूला था वो I इज इक्वल टू E ओवर R प्लस R, ये फार्मूला आपको करंट का पढ़ाया गया। जनरल आपने फार्मूला यूज़ किया VT इज इक्वल टू E माइनस IR। याद रखिए इस फार्मूले को मैं दो तरह लिख सकता हूँ, E प्लस IR। ये जो फार्मूला है ना VT इज इक्वल टू E माइनस IR, ये फार्मूला आप हमेशा यूज़ करते हैं डिस्चार्जिंग के केस में। कभी भी डिस्चार्जिंग होगी तो ये फार्मूला यूज़ होगा। अगर चार्जिंग है तो ये फार्मूला यूज़ होगा। ये फार्मूला चार्जिंग के लिए आप यूज़ करेंगे, क्योंकि डिस्चार्जिंग में माइनस आ रहा है, चार्जिंग में प्लस आ रहा है। डिस्चार्जिंग के केस में हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लेसर होता है ईएमएफ से। डिस्चार्जिंग का केस है ये। चार्जिंग के केस में हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर होता है ईएमएफ से। इसका मतलब पहला केस है इसका डिस्चार्जिंग का, दूसरा केस है इसका चार्जिंग का। थर्ड केस आप कर लें फॉर ओपन सर्किट। अगर एक आपके पास ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट का मतलब है कि उसमें करंट जीरो होता है। अगर एक ओपन सर्किट है, आप इस फार्मूले में I की जगह जीरो सब्स्टिट्यूट करें या इस फार्मूले में कर दें, दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज कर लें। अगर ओपन सर्किट है तो उस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ईएमएफ के इक्वल होगा। तीनों केसेस से आप चेक कर लें। तीनों केसेस में हमने देखा कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम भी हो सकता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज़्यादा भी हो सकता है, उसके इक्वल भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं आ रहा। अब ये मैं एक एमसीक्यू डिस्कस कर रहा हूँ इससे रिलेटेड, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि 50 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 10 ओहम रजिस्टर। देखो उसने आपको डाटा में जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू उसने आपको दी हुई है। ये मैंने पहले इसका मैं यहाँ पे डाटा लिखता हूँ। जो आपके पास बैटरी का वोल्टेज है वो 50 है, मैं इसके ईएमएफ आपके पास 50 है, और वो कह रहा है कि करंट की वैल्यू आपके पास 4.5 एम्पियर है। रेजिस्टेंस आपके पास, रेजिस्टेंस उसने आपको दी हुई है 10 ओहम, और आप इंटरनल रेजिस्टेंस निकालें। ये आपको डाटा गिवन है। इस डाटा के मुताबिक मैंने ये फार्मूला डिजाइन किया कि फार्मूला तो यही है VT इज इक्वल टू E माइनस IR। आपने IR इज इक्वल टू E माइनस VT कर दिया, R की वैल्यू निकालो तो ये वैल्यू आ गई। अब लॉजिकल चीज़ क्या है, देखो E की वैल्यू भी गिवन है, ये आपके पास E की वैल्यू भी है, I की वैल्यू भी है, VT की वैल्यू नहीं है। आप इसको ऐसे लिख लो, R इज इक्वल टू E माइनस V जो है वो IR के इक्वल होता है डिवाइडेड बाय R। जस्ट वैल्यूज लगाएं इसके अंदर। E की वैल्यू आपके पास है बेटे, जो आपको गिवन है वो 50 है, माइनस I की वैल्यू आपके पास 4.5 मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय जो स्मॉल r आपके पास उसकी वैल्यू उसने आपको दी हुई है। तो आपने स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है। I की वैल्यू उसने आपको दी हुई है, जो आपके पास इस केस में I की वैल्यू है वो 4.5 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो इसका आंसर है वो अप्रोक्सीमेटली देखें 50 में से आप इसको माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 50 माइनस 45 यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 4.5। सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 1.1 ओहम। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। इसमें एक ही की पॉइंट था इस पूरे में कि आपने स्मॉल r की वैल्यू को फाइंड आउट करना था, और मैंने फार्मूला यही यूज़ किया, सिर्फ v की जगह मैंने IR सब्स्टिट्यूट कर दिया और तो मैं यहाँ तक पहुँच गया। नेक्स्ट इसमें हमारे पास है मैक्सिमम पावर डेसिपेशन।
कि मैक्सिमम पावर क्या होती है, ये पावर डिसिपेशन क्या है, साथ ही हम किरचॉफ रूल भी डिस्कस कर लेंगे। जो नेक्स्ट है मैक्सिमम पावर या पावर डिसिपेशन, वो देखिए आप, मैक्सिमम पावर कब होती है ईएमएफ वाले केस में। देखिए पावर का जो फॉर्मूला है, पावर का ये फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू ई स्क्वायर आर ओवर आर माइनस आर होल स्क्वायर प्लस 4R और R, ये पावर का फॉर्मूला। हमेशा याद रखें, अगर आपको कहा जाता है मैक्सिमम पावर, आपने मैक्सिमम पावर निकालनी। जब भी आपको मैक्सिमम पावर का कहा जाएगा, ये कंडीशन आपने याद रखनी है। मैक्सिमम पावर के केस में आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। अगर इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल होगी तो पावर मैक्सिमम होगी, अदरवाइज पावर मैक्सिमम नहीं हो सकती। मैं इधर R की जगह कैपिटल R लिखता हूं, तो मैक्सिमम पावर का ये आंसर आएगा मेरे पास, ई स्क्वायर ओवर 4R। तो ये चीज याद रखें, आपको किसी भी तरह का एमसीक्यू दे, वो जितना मर्जी घुमा ले, आपने सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन को ध्यान रखना है कि मैक्सिमम पावर सिर्फ तब होगी जब इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस उसकी आपस में इक्वल होंगी, अदरवाइज मैक्सिमम पावर नहीं हो सकती। नेक्स्ट है हमारे पास किरचॉफ रूल। किरचॉफ फर्स्ट रूल को देखते हैं पहले कि किरचॉफ रूल में क्या क्या है। किरचॉफ फर्स्ट रूल, किरचॉफ फर्स्ट रूल आपको यह बताता है कि जितना भी आपके पास करंट का सम है वो हमेशा जीरो होगा। कोई आप एक सर्किट को कंसीडर कर रहे हैं, जितना भी आपके पास जो करंट का टोटल सम है वो जीरो होगा। अगर मैं यहां पे सेकंड रूल की बात कर लूं, सेकंड रूल आपको यह बताता है कि सारे के सारे जो एनर्जी चेंजेस का सम है वो आपके पास जीरो होगा। पोटेंशियल चेंजेस कह लें या एनर्जी चेंजेस कह लें, ये दो रूल्स आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, किरचॉफ रूल। अब इससे रिलेटेड मैं एमसीक्यू एक बोर्ड पे बनाता हूँ ताकि आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर लें, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से ऐसे एमसीक्यू सॉल्व होते हैं। मैं अगर कहता हूँ कि ये एक डायग्राम है, यहां पे करंट है 15 एम्पियर, ये करंट है 3 एम्पियर, ये करंट है 5 एम्पियर, और ये करंट आपने आई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। वो आपको ये बता रहा है कि इधर 8 एम्पियर आ रहा है, आपने ये वाला करंट फाइंड आउट करना है। ऑप्शन आपके पास ये है, अल्फा ऑप्शन है 10 एम्पियर, बीटा ऑप्शन है 11 एम्पियर, चार्ली ऑप्शन है जी 13 एम्पियर, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास 16 एम्पियर। अब ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं, या इस तरह के क्वेश्चंस में क्या कॉन्सेप्ट होता है, जरा इसका सोल्यूशन देख लें। इसका मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिख रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या मेन चीज है, देखो यहाँ से 15 ओहम आ रहा है। खुद सोचो, अगर इधर से 15 ओहम आ रहा है, 15 एम्पियर आ रहा है, अगर इधर से 15 एम्पियर आ रहा है और 8 एम्पियर इस तरफ चला गया, इसका मतलब 15 एम्पियर इधर से आ रहा था, 8 एम्पियर इस तरफ चला गया। कॉमन सेंस की बात है, 15 में से अगर 8 इधर चला गया तो 7 एम्पियर इस तरफ आएगा। टोटल 15 एम्पियर था, 15 में से 8 एम्पियर इस तरफ आ गया तो इस तरफ 7 एम्पियर गया। 7 और प्लस 3 ये बन जाएंगे 10 एम्पियर। पहले तो आपको ये पता हो कि 15 में से 8 इधर गया तो 7 इधर आ गया, अब इधर आ गया आपके पास 10 एम्पियर। अब देखो 8 में से 5 इधर को आ गया, देखो 15 में से 7 इधर चला गया, मतलब 8 इधर गया, मैंने अंदाजा लगाया कि 7 इधर आया। अगर 8 इधर आ गया, 8 में से 5 इस तरफ आया, अगर 5 इस तरफ आया तो जाहिर सी बात है इस तरफ कितना आएगा, 3 एम्पियर। इधर से 7 + 3 10, इधर से 10 आ रहा है और ये 3, तो 10 + 3 ये बन जाएगा 13 एम्पियर। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपके पास वो होगा 13 एम्पियर। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, ये भी क्वेश्चन समझे जाते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इनका भी। तो उम्मीद करता हूं ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आज का जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 13, वो आप बच्चों को क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। लास्ट में जो पोटेंशियोमीटर है, सिर्फ उसमें जो उसका जनरल रिलेशन है E1/E2 = L1/L2, उसको देख लीजिएगा। पोटेंशियोमीटर जो है लास्ट में, पोटेंशियोमीटर में जो उसका रिलेशन है ना, इसको ज़्यादा फोकस कीजिएगा। E1/E2 = L1/L2।
कि जो लेंथ की रेशो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ईएमएफ के। और इसके अलावा जो कार्बन कलर कोड हैं उनको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, उसके रूल्स पढ़ लीजिएगा कि फर्स्ट जो बैंड है वो पहले डिजिट का बताता है, सेकंड बैंड सेकंड डिजिट का, थर्ड बैंड थर्ड डिजिट का, और फोर्थ बैंड जो है वो टॉलरेंस का बताता है। और आप सब बच्चों को पता है कि गोल्ड के केस में ±5% टॉलरेंस होती है, सिल्वर में ±20 ±10%, अगर कोई बैंड उसका खाली है तो ±20%। लाजमी उसको कर लीजिएगा, एक दफ़ा उसके रूल्स पढ़ने हैं, क्योंकि वो बच्चों को यूजुअली आते ही होते हैं, इसलिए मैंने उसको इसमें कंसीडर नहीं किया। तो ये आज का चैप्टर था बेटे, हमारा चैप्टर 13। उम्मीद करता हूँ आप सब ने इसको बहुत अच्छी तरह समझा होगा। इससे रिलेटेड जो आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं, जो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट हैं, जो आप समझते हैं कि ये एमसीक्यू आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।